हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। पार्ट 2 हमारा है। ये स्पेसिफिक वीडियो एमसीक्यूज का डिस्कशन होगा इस इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो विद एक्सप्लेनेशन होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे आज के इस वीडियो में आपको वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और यूपीटीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश लिटरेचर, इसके साथ साथ अदर्स आपके टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज एन ऑथर, एज एन पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके जरूर बनते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो हमारी आज की क्लास है उसको आप शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो, न्यू व्यूअर्स हो इस चैनल पे, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। टाइमली नोटिफिकेशन क्लास का आपको वो मिलता रहे जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे, जहां पे आपका सब्सक्रिप्शन का बटन होता है सब्सक्राइब करने का। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ग्रेट पोएट ऑफ द रोमांटिक एरा। हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जो कि 1802 का ये वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वाज ओरिजिनली कॉल्ड, क्या बोला जाता था इसको जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है ये वर्क जो था, तो इसको किस टाइटल के नेम से, किस शीर्षक के नेम से इसको बुलाया गया था? लीच गदरर या लामिया, डिटर्मिनेशन या नन ऑफ दीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लीच गैदरर। ओके, ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो 1802 का वर्क था, इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था लीच गदरर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिस ओल्ड मैन आई मेट few hundred yards from my cottage at town Gadsmere, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives that it resulted in a poem. Which poem was that? चलिए बताइए किस पोएम में इस लाइन के बारे में उन्होंने बात की है, इस लाइन को बोला है उन्होंने। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द वर्ड इज टू मच विद अस, या माइकल, या है नन ऑफ दीज? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है। पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन आपका होता है, आपको मेंशन हो रहा होगा, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पार्ट फर्स्ट का, और इसके साथ साथ अदर वीडियोस जरूर देखिएगा। तो इस बैक ऑन टू दी क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो हमारा है ये कि इस लाइन को वर्ड्सवर्थ ने अपने किस पोयम में बोला है, तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए मींस रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में इस चीज के बारे में वर्ड्सवर्थ ने बात की है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को, जो इसका पब्लिकेशन ईयर था वो हमने बात ही कर ली आपसे, 1802 में ये अपना पब्लिश हुआ है जो लिखा है उन्होंने। और ये इसके साथ ही साथ द वर्ड इज टू मच विद अस भी है, एंड माइकल अदर पोयम जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच पोयम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद में कौन सी पोयम लिखी गई है? लीच गैदरर, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर, या नन ऑफ दीज? विच वन इज द आंसर? विच पोयम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ नेल्सन, लॉर्ड नेल्सन? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जल्दी से स्क्रीन पे दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे आज अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, इस सेशन में, इस लाइव क्लास में। तो आंसर है ऑप्शन सी, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर इज द वर्क जो कि आफ्टर नेल्सन की डेथ के बाद में ये पोयम लिखी हुई है। इस पोयम से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। एंड अगर इसकी बात करें तो ये जो वर्क था कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर, ये 1807 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, 1807 इज दी पब्लिकेशन ईयर। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ ये नेपोलियनिक वॉर से रिलेटेड पोयम है जो कि लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, डब्ल्यू ने लिखा हुआ है।
नेल्सन, लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद ये पोयम लिखी गई है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन। विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट अटैक, शिपरेक या नन ऑफ दीज। विलियम वर्ड्सवर्थ के ब्रदर की डेथ किस वजह से हुई थी? आपको इसका आंसर करना है इस क्वेश्चन में। कभी कभी क्वेश्चन आपका फैमिली मेंबर से रिलेटेड भी पूछ सकता है, किसी भी राइटर ऑथर से रिलेटेड, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि उनके फादर किस प्रोफेशन में बिलोंग करते थे या मदर का क्या नेम था, स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, कहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं उनसे रिलेटेड ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लेके चलना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, शिप रेक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स जहाज के डूबने की वजह से इनके ब्रदर की डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ड इज टू मच विद अस इज अ पोएम पब्लिश्ड इन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द वर्ड इज टू मच विद अस पोएम जो थी ये कब पब्लिश हुई है? 1806, 1807, 1809 या नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का? जल्दी से इसको बताइए आप सभी। और इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम तरफ चलेंगे तो ये जो वर्क था, ये जो पब्लिश हुआ है, ये 1807 में पब्लिश हुआ है। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 1807। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है, इन 2 वॉल्यूम्स। और ये द वर्ड इज टू मच विद अस विच इज अ सोनेट। ओके, ये सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ओके, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेमस पोयम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, stern daughter of the voice of God, where does these line appears? कहाँ पे इस लाइन का अपीयरेंस मिलता है? विलियम वर्ड्सवर्थ की किस वर्क में मिलता है? stern daughter of the voice of God, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए ओड टू लामिया, ऑप्शन टू बी है ओड टू एडवर्सिटी, ओड ऑफ टू स्टर्न डॉटर या ओड टू ड्यूटी। विच वन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है? इसका जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इस आंसर की बात करेंगे तो वो हमारा है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओड टू ड्यूटी में इस बारे में बात की गई है। स्टन डॉटर जहां आप देखोगे वहां मतलब ओड टू ड्यूटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, ओड टू ड्यूटी जो इनका पोयम है इसमें इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। और ये जो पोयम थी ये पब्लिश कब हुई है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पब्लिश्ड इन 1807। ठीक है, ऑलराइट, ये हमारा आंसर है। 1807 में ये हमारा पब्लिश हुआ है ये पोयम जो कि है हमारी ओड टू ड्यूटी, जिसमें स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड के बारे में बात की गई है। ठीक है, दिस इज एन ओड। ओके, एक ओड पोयम है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, 7 नंबर क्वेश्चन। द पोयम म्यूटेबिलिटी वॉज कंपोज्ड इन। द पोयम म्यूटेबिलिटी किस ईयर में कंपोज हुई है? इसका आंसर आप सभी मुझे दीजिएगा। ऑप्शन है 1820, ऑप्शन बी है 1821, ऑप्शन सी है 1823 या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कौन सा क्वेश्चन इस चारों ऑप्शंस में से करेक्ट है? इसका आंसर दीजिए आप सभी। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को हम पढ़ते हैं और आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के क्लास के एंड में आपको उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट रिलेटेड एमसीक्यूज है वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे एंड स्क्रीन पे, तो उसको जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके आंसर की बात करते हैं तो ये है हमारा आंसर इसका बी, 1821। ठीक है, 1821 is the correct answer of this question. The poem Mutability was published in the year 1821. इसी सेम ईयर में किसकी डेथ हुई थी? कीट्स की डेथ हुई थी। ये 1821 इज द डेथ ईयर ऑफ कीट्स। ठीक है, ये है कीट्स की डेथ ईयर है, तो इसको भी आप एक तरीके से ध्यान दीजिएगा।
और ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुई है इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं एक बारी, आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसको बात करते हैं इक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स में, ठीक है, अगर इस म्यूटेबिलिटी पोएम की बात करते हैं, ECCLESIASTICAL सॉनेट्स में ये जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम में इस पोयम को पब्लिश करा गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम 1821 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नंबर 8 क्वेश्चन, इफ सॉलिट्यूड ऑफ फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, whom is Wordsworth referring to? किसको वर्ड्सवर्थ यहाँ पे रेफर कर रहे हैं? इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन इज योर शुड बी दाई पोर्शन, इस लाइन में किसके बारे में वर्ड्सवर्थ ने बात की है? आपको इसका आंसर देना है। क्या उन्होंने अपने फ्रेंड जो उनके कलीग थे कॉलरिज के बारे में बात की है, या उन्होंने मिल्टन के बारे में बोला है, या उन्होंने बोला है अपनी सिस्टर, जो सिस्टर थी कॉलरिज की, उनके लिए, या डॉरिथी वर्ड्सवर्थ के लिए, मीन्स अपनी सिस्टर के लिए बोला है? चलिए बताइए इसका आंसर, किसके बारे में ये लाइन बात की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? तो फ्रेंड्स ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन के बारे में बात की है, डॉरिथी वर्ड्सवर्थ, जो कि WW की सिस्टर थी। और ये लाइन कहाँ पे मिलता है आप ये भी ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारा मिलता है किसमें? टिंटन एबे में, ठीक है, टिंटन एबे पोयम में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? टिंटन एबे पोयम से ली गई है। और अपनी बहन को एक तरीके से डेडिकेट करते हुए, अपनी बहन को इन्होंने मेंशन करते हुए ये पोयम, ये लाइन इन्होंने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, किस लाइन में, किस पोयम में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड, इनकी पोयम से रिलेटेड। आपको इस लाइन का देखिए, लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और वर्ड्सवर्थ की बात करें, मिल्टन की बात करें, शेक्सपियर की बात करें, तो इनके लाइंस बहुत ही फेमस लाइंस इन्होंने लिखे हुए हैं, आपको वो जरूर ध्यान देना है। तो इस लाइन में उन्होंने किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है? इस लाइन में किस मतलब ये लाइन कहाँ से, किस पोयम से ली गई है? टू लूसी, या मेलांकोली, टू अचम, या नन ऑफ दीज? कौन सा इसका आंसर है फ्रेंड्स? जल्दी से इसका आंसर को बताइए आप सभी। और इसका आंसर हम देखेंगे तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऑब्वियसली लूसी ग्रे पोयम से लिया गया, लूसी पोयम्स जो है, और टू लूसी पोयम में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, लुडेमिया इज, लुडेमिया क्या है बताइए? विच वॉज अ वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, आपको बताना है कि दिस इज अ ड्रामा, अ नॉवेल, नरेटिव पोयम, या हमारा है नन ऑफ दीज। विच वन इज दिस? गो फॉर द राइट आंसर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक ड्रामा है लुडेमिया जो कि WW ने लिखा है, नॉवेल है, नैरेटिव पोयम है, या नन ऑफ दीज? कमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर करिएगा। और सभी लोग प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा प्रेस, ताकि आपको न्यू क्लास का अलर्ट मिलता रहे टाइमली। जब भी वीडियो या कोई क्लास लाइव होती है, वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे, तो आप सभी एस्पिरेंट्स को वो नोटिफिकेशन उस वीडियो का टाइमली मिलता रहे, और उसको टाइमली वॉच आउट करो, टाइमली उसमें पार्टिसिपेट करो क्वेश्चन आंसर सेशन में, और अपने क्वेश्चन को आंसर करो, अपना एनालिसिस करो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो इस, और साथ ही साथ ये उन व्यूअर्स के लिए भी है जो नए हैं, न्यू फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो जरूर ये काम करके फिर क्वेश्चन का आंसर आप करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे। तो ये जो पोयम है दैट इज अ नैरेटिव पोयम, ओके, एक नैरेशन के फॉर्म में ये पोयम लिखी गई है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है, जो कि पब्लिश कब हुई है? 1815 में। ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है आपका। नैरेटिव पोयम है, ये क्लासिकल स्टोरी पे बेस्ड ऑन है, 1815 में पब्लिश हुई है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे टॉर्जन वॉर से रिलेटेड कुछ इसमें बात की गई है, ये आप देखिए, क्योंकि क्लासिकल स्टोरी है और टॉर्जन वॉर से रिलेटेड है, तो 1815 में ये पब्लिश हुआ है। 1815 यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, 1815, this was the year when this work of Wordsworth was published, and it was a narrative poem,
ओके अगला क्वेश्चन है नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर दीज लाइन्स अपीयर। बताइए किस, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस लाइन है। नेचर नेवर डिड बिट्रे, सॉलिटरी रीपर है, डैफोडिल्स है, मिल्टन है या टिंचन एबे। विच वन इज द पोएम जहां पे इस फेमस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ फेमस लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ, ओके, ऑफ डब्ल्यू। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दीजिए मुझे। तो फ्रेंड्स ये है लाइंस ली गई हैं कहां से, टिंटन एबे से ली गई हैं। टिंटन एबे का फुल टाइटल बता दीजिए आप सब मुझे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम टिंटन एबे एंड व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ दिस पोएम टिंटन एबे। टिंटन एबे तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये है हमारा पोएम जो कि इसका फुल टाइटल अगर हम बात करते हैं तो लाइन्स composed a few miles above Tintern Abbey या और है इसके साथ में ऑन रिविजिटिंग। कभी कभी देखिए क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड कोई भी पूछ सकता है। वैसे हम इसको टिंटन एबे को लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे भी बोलते हैं, बट अगर ओवरऑल हम बात करते हैं एक ऑथेंटिक वे में बात करते हैं तो ये इसका फुल टाइटल होगा ऑन द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर। ठीक है, line composed a few miles above Chinchon Abbey on revisiting the banks of the way during a tour। ये पूरा फुल टाइटल है इस पोयम का, टिंटन एबे का। ठीक है, तो आप क्लियर हो गए इस चीज को लेकर के। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नंबर 12 क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। फिर से एक फेमस लाइन जो कि वर्ड्सवर्थ की है, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बारी ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बारी ये आप प्रैक्टिस भी कर चुके हो। सभी आप जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे होगे या प्रैक्टिस पेपर पढ़ रहे होगे उसमें इस लाइन को आपने जरूर देखा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जल्दी से आप बताइए। ऑप्शन ए पेले कैशल, ऑप्शन बी बार्ड, ऑप्शन सी है टू मिल्टन लंदन 1802 या नन ऑफ दीज। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो है हमारा ऑप्शन सी। बिना डिले किए हुए आंसर की तरफ हम चलेंगे और आंसर है हमारा क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन की राइटिंग स्टाइल को प्रेज करते हुए उनके एडमिरेशन में पोएम लिखा है और ये लाइन वहीं से ली गई है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ओके, अगला क्वेश्चन है 13, माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड which who is Michael himself, what is the name of his son। उसके सन का नेम बताना है आपको। माइकल पोएम है जो कि एक पेस्टोरल पोएम है, आपको इसका आंसर देना है उनके सन का नेम क्या था, जो कि ये कैरेक्टर इसमें है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। ड्यूक था, माइकल जूनियर था, ल्यूक था या आपका नन ऑफ दीज। विच वन इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और बिना डिले किए हुए आंसर की तरफ चलेंगे। तो दैट इज दी ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बारी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इससे क्वेश्चन आपका बनता है तो इंपॉर्टेंट आपका पोयम है, इंपॉर्टेंट पोयम। इससे क्वेश्चन मैंने बहुत से पेपर्स में देखा हुआ है। तो 1800 में ये पब्लिश हुआ है, 1800 ईयर में। ठीक है, किसमें पब्लिश हुआ है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में। ठीक है, जो कि 1800 एडिशन आया था उसमें ये पब्लिश हुआ है। 1800 एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड में ये पोयम पब्लिश हुई है। एक ट्रेजिक पोयम है जो कि माइकल की लाइफ को, स्ट्रगलिंग लाइफ को, जो एक शेफर्ड होता है उसके लाइफ को डिपिक्ट करते हुए ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 14 क्वेश्चन, दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हु सोल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हियर। दाउ सोल was like a star। क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन में आप सभी के हैं शेक्सपियर, मिल्ट एंड आर्नोल्ड, टेनिसन या मिल्टन। किसके बारे में बात की है, वर्ड्सवर्थ ने।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है अर्नोल्ड एंड मिल्टन के बारे में, बिल्कुल अर्नोल्ड एंड टेनिसन तो बिल्कुल स्किप कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर दी पोएट्स ऑफ द विक्टोरियन एरा और उससे पहले रोमांटिक एरा का टाइम था। और इसमें शेक्सपियर या मिल्टन में कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से मुझे बताइए। और करेक्ट आंसर जो फ्रेंड है वो है हमारा ऑप्शन डी। देखिए दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये भी मिल्टन को डेडिकेट करते हुए वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये भी वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए ही बोला है। और ये बोला है किसमें, एक तरीके से इसी पोएम में, लंदन 1802 में। ओके, लंदन 1802 में इस पोएम के में इन्होंने इस लाइन को डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। सॉरी, लंदन 1802. All right, and here we have the next question. 10,000 saw I at a glance. What did Wordsworth see at a glance? चलिए बताइए किस के बारे में वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस लाइन में बताया है। इस लाइन को किसको डेडिकेट करते हुए उन्होंने बताया है, कि रेफरेंस किसका दिया है, किस लाइन में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर है सॉलिटरी रीपर, ऑप्शन 2 है, बी है टू लूसी, या ऑप्शन सी है डैफोडिल्स, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे है सी। ओके, डैफोडिल्स को यहाँ पे डेडिकेट करते हुए यहाँ पे ये लाइन दी गई है। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये हाइपरबोली है। ठीक है, क्या है, हाइपरबोली, फिगर ऑफ स्पीच। ओके, और डैफोडिल्स के अगर अदर नेम की बात करते हैं, या अदर नेम क्या है डैफोडिल्स का, तो वो क्या है, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। दिस इज दी, इसको अदर नेम से भी जाना जाता है, वैसे हम डैफोडिल्स के भी नेम से जानते हैं इस पोयम को। और ये जो पोयम है ये एक फ्लावर के ऊपर बेस्ड ऑन है। ठीक है, डैफोडिल्स जो होता है वो फ्लावर होता है, तो उस पे ये पोयम जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। अगर बात करते हैं इसकी तो 1807 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, हुज ओपिनियन इज दिस। चलिए किसका ओपिनियन है, अगर ये सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में तो आप किसको वहां पे टिक करोगे, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस टिक कर रहे हैं या उसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे रिलेटेड। बट अगर ये सेपरेटली पूछा जाता है तो आप वहां पे ऑप्शन सी पे ही करिएगा। ऑप्शन सी मींस ये नहीं, सी पे वर्ड्सवर्थ अगर वहां पे होंगे तो वर्ड्सवर्थ वो ही टिक करिएगा, या नन ऑफ दीज अगर होगा तो नन ऑफ दीज। ओके, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मेन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। तो ये जो ऐसे बात रियल लैंग्वेज के बारे में पोएट्री से रिलेटेड जो भी बात की गई है वो वर्ड्सवर्थ ने बात की है अपने वर्क्स में। अगला क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज। चलिए अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ का बताइए क्या है, जो कि वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। और इससे पहले अभी हमने डैफोडिल्स की बात की, डैफोडिल्स को जो बुलाया जाता है वो रियल उसका जो टाइटल है वो आई वॉन्डर्ड एज अ लॉनली एज अ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, ये उसका टाइटल था। अब यहाँ पे रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ऑप्शन बी है द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, या ऑप्शन सी है द अर्थ, या ऑप्शन डी है नेचर एंड पेन। विच इज दी सब विच इज दी अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ दी विलियम वर्ड्सवर्थ पोयम रूथ। तो अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए होगा, सॉरी, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। क्योंकि नेचर से रिलेटेड बात की है तो ये हमारा इस वर्क का अल्टरनेटिव टाइटल है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नंबर 18 क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ मेंशन्स अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन दी पोयम। किस पोयम में बर्न्स एंड चैटरटन के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात की है, आपको उसका आंसर बताना है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में बात की है, या माइकल में बात की है, या मल्टन में बात की है, या नन ऑफ दीज में। बताइए इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने इन दो राइटर्स के बारे में मेंशन करा है, इन दो
लिटरेरी फिगर को मेंशन करा है बर्न्स एंड चैटरटन। तो आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोयम है जिसमें उन्होंने इसके बारे में बात की गई, जिसको हम लीच गैदरर, इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो लीच गैदरर था। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट शियर ब्लेस्ड। चलिए, किस पोयम में इस बारे में बात की गई है, कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट एंड शियर ब्लेस्ड। ऑप्शन ए ओड टू डिविनिटी, ऑप्शन बी है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, या ऑप्शन सी है प्रिलूड, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोटेशंस, लाइंस जो राइटर्स ऑथर के थ्रू बोली गई हैं, इनको आप अलग से भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आप कहाँ पे उसको बार बार रिपीट करोगे या बार बार देखने जाओगे कि कहाँ पे ये क्वेश्चन, ये कोटेशन कहाँ पे है। तो जिस डिस्कशन जिसके बारे में हो रहा हो, जिस राइटर के बारे में हो रहा हो, उसके सामने आप उनके कोटेशंस को जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बी सी डी में से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी में ये बात की गई है, वर्ड्सवर्थ ने बोला है चाइल्ड के लिए, कॉल्स अ चाइल्ड, जो अपने मेमोरीज को, चाइल्डहुड मेमोरीज की जो होती हैं या इनोसेंस ऑफ जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, उसको इस लाइन के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफेट सियर ब्लेस्ड, ये ओड इमिटेशन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी पोयम से ये लिया गया है, जो कि वर्ड्सवर्थ की पोयम है। ओके, अगला 19 के बाद 20 क्वेश्चन है, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, यहाँ पे बात हो रही है इस लाइन के थ्रू कि वी सफर एंड वी मॉर्न नॉट विदाउट होप, बिना आशा के हम सफर या मॉर्न नहीं करते हैं, या जो नहीं करते हैं, ऐसा लाइन में बोला गया है। पहले कैशल में ये लाइन है, टू मिल्टन में है, डेफोडिल्स में है, या आप सभी बता दीजिए मुझे, ये इन सभी में से किसी में ये लाइन का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको जल्दी से बताइए मुझे। और इसके आंसर की बात करें तो ये है ऑप्शन ए, पहले कैशल में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है वर्ड्सवर्थ के थ्रू। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, it may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Whose comment is this? किसका comment है कि बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, या अभी देखिए हम बात यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के बारे में ही कर रहे हैं, तो आप बिना किसी डिले के वर्ड्सवर्थ पे ही टिक कर लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको सभी के लिए कर देती हूँ। उन्होंने बोला है कि इट मे बी सेफली अफर्म दैट देयर neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। क्या बोला है वर्ड्सवर्थ ने, एक पोएट के तौर पे, एज अ पोएट उन्होंने बात की है कि जो लैंग्वेज में हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या इन सब चीजों में कि नहीं ये स्पेसिफिकली प्रोज की लैंग्वेज है या स्पेसिफिकली पोइट्री का लैंग्वेज है। कॉमन जो एक लैंग्वेज होनी चाहिए वो लैंग्वेज होनी चाहिए किसी भी राइटिंग के लिए, चाहे वो प्रोज हो चाहे वो पोइट्री हो। तो कोई इसेंशियल डिफरेंस इसमें से नहीं हमें पिक करना चाहिए, या नहीं हमें चूज करना चाहिए कि यस आई एम गोइंग टू राइट अबाउट पोएम अबाउट द ह्यूमैनिटी या अबाउट नेचर, आई एम राइटिंग गोइंग टू राइट अबाउट अ प्रोज थिंग रिलेटेड वर्क्स। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो कॉमन लोगों को समझ में आ जाए, जो कॉमन ह्यूमन बीइंग्स को टच कर जाए, उनके अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, दैट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ एनी राइटिंग। ये क्या है बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ
इस क्वेश्चन को करने के बाद नंबर 21 के बाद 22 की तरफ चलेंगे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ द थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। देखिए पोएटिक डिक्शन जो थियरी है इसको कॉलरिज ने ही सबसे पहले इसको क्रिटिसाइज किया था। किस वर्क में क्रिटिसाइज किया है? बायोग्राफिया लिटरेरिया में किया है, प्रिलूड में किया है, लिरिकल बैलेट्स में किया है, नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का बताइए, फिर मैं आपको पोएटिक डिक्शन आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या है पोएटिक डिक्शन, किस वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन का जो ये यूज है या पोएटिक डिक्शन है उनके हिसाब से क्या है। तो ये जो वर्क ये जो क्रिटिसाइज किया है कॉलरिज ने, अगर उसकी बात करते हैं तो अपने ही वर्क में किया है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये एक क्रिटिकल वर्क है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द क्रिटिकल वर्क ऑफ कॉलरिज, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्रिटिक एज अ क्रिटिक उन्होंने कुछ वर्क्स भी लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए बात हो गई है इसमें कि वही चीज है कि पोएट जो बोलता है कि डिक्शन के बारे में बात की है पोएटिक डिक्शन में, तो पोएटिक डिक्शन क्या होता है, ये यहाँ पे कॉमन मैन लैंग्वेज, ठीक है, जो बात की है कॉमन मैन लैंग्वेज के बारे में बात की है पोएटिक डिक्शन में। और इसी को किसने क्रिटिसाइज किया है? कॉलरिज उनके कलीग ने क्रिटिसाइज किया है। यहाँ भी बोला है कि जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो पोएटिक लैंग्वेज नहीं हो सकती है, या उसमें पोएटिक जो वैल्यू होती है वो आप उसको नहीं वो कर सकते हो, क्योंकि पोएट्री जो होती है वो एम्बेलिश्ड होती है, उसमें एक तरीके का आपका इमोशन होता है और एक तरीके के उसमें मेट्रिकल पैटर्न इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से जो लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन है वो क्रिटिसाइज करते हुए कॉलरिज ने अपने वर्क में बायोग्राफिया लिटरेरिया में लिखा हुआ है। इस वर्क को जब हम पढ़ेंगे बायोग्राफिया लिटरेरिया अपने चैनल पे, तो उसमें हम थोड़ा सा डीपली आपको मैं बताऊंगी कि किस वजह से क्या क्या पॉइंट दिया है वो कॉलरिज ने क्रिटिसाइज करते हुए वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन को। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम करते हैं, टू कंप्लीट द टाइटल ऑफ द पोएम चिंटन एबे अ composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Way during a tour, July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tinton Abbey first? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें बताना है कि वर्ड्सवर्थ फर्स्ट टाइम टिंटन एबे कब विजिट किए थे। पूरे इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ है। वो सेकेंड टाइम जब विजिट किया था उन्होंने तो 1798 में विजिट किया था, ठीक है। 1798 में जब विजिट किया था उसके पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने कब टिंटन एबे को विजिट करा हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 1793, ऑप्शन बी 1794, ऑप्शन सी 1795 या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 5 साल बाद उन्होंने रिविजिट करा हुआ था टिंटन एबे को 1798 में, तो 1793 वुड बी द करेक्ट आंसर। 5 इयर्स बिफोर आप कर लो तो 1793 वो आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिलूड इज इन, बताइए प्रिलूड कितने बुक्स में डिवाइडेड है, आपको इसका बताना है आंसर। और इस चैनल के बारे में, इस पोएम के बारे में, इस वर्क के बारे में हमने अपने इंग्लिश जोन चैनल पे बात की है। ये हमारा चैनल है जिसमें हमने द प्रिलूड को डिस्कस करा हुआ है। तो ऑप्शन ए है 14 बुक्स में, या ऑप्शन बी 18 बुक्स, ऑप्शन सी 20 बुक्स, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट हियर 14 बुक्स, ओके। 14 बुक्स में प्रिलूड जो है वो डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियस इज अ ग्रीक sea god who can assume different shapes. The other Greek sea god in Triton who rises with his conch which he blows in order to calm the waves. Where does these two gods appear in words? पर देखिए बहुत ऐसी लाइंस होती हैं कि इन दो गॉड्स का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने अपने किस पोएम में किया हुआ है। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन जो है, द वर्ड इज टू मच विद डैफोडिल्स या सॉलिटरी रीपर है, या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। The word is too much with us is the correct answer of this question. And friends, इसी क्वेश्चन के साथ में अभी आज के लिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे। वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो एंड स्क्रीन और साथ ही साथ अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
ये जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आई बटन चेक कर लीजिएगा जो आपका कॉर्नर में आता है। ऑलराइट, तो और जुड़े रहिए चैनल के साथ में। इस वीडियो पे, इस चैनल पे जो कि है आपका इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, इसके साथ साथ वीडियो का लिंक आप शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो, इसके क्वेश्चंस आपको फ्रूटफुल लगे हों, हेल्पफुल लगे हों आपके एग्जाम प्रिपरेशन से, तो आप इसको जरूर एक बारी लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी एस्पिरेंट्स, मेरे प्यारे साथियों। आप सभी से मैं अगले सेशन में मिलूंगी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स के साथ में। और एक बार फिर एक रिमाइंडर आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे किसी भी क्लास का जो कि इस चैनल पे अपलोड हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया इस क्लास को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।